हादसे पर दुख का इजहार किया है और साथ ही साथ एक्सग्रेशिया का भी ऐलान किया गया है। इस एक्सग्रेशिया की रकम 1 लाख बताई जा रही है। ये हुई है, उसको लेकर के जिम्मेदारी तय हो, दोषियों को सजा मिले, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चले। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार ये इस तरह से एसडीआरएफ की टीम जो है वो पूरी तरह से जुटी हुई है। कोशिश लगातार की जा रही है कि जो लोग बचे हुए हैं, लापता जो लोग हैं, उनको तलाशा जाए। तो तलाश करने का सिलसिला जारी है। जिला कलेक्टर से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि रात को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा अगर कोई नहीं मिल पाता है अब तक। तो जिस तरह की तैयारी है वो अब साफ तौर पर दिख रही है। जिला मुख्यालय से करीब 125 किलोमीटर दूर ये जगह है। ऐसे में जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, उनको आने में भी वक्त लगा, लेकिन आज जो दर्दनाक घटना हुई है उसने कई सारे सबक जो है दे दिए हैं, ग्रामीणों को भी दे दिए हैं, प्रशासन को भी दे दिए हैं और सरकार को भी दे दिए हैं कि इस तरह से गैर कानूनी रूप से नावों का संचालन हो रहा है, लोगों की जान जोखिम में जा रही है और लोग जान जोखिम में डालकर खतरनाक सफर को कर रहे हैं और कई घरों के चिराग बुझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जो इस तरह के नदी किनारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अगर ये अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है, लोगों की जान जोखिम में जा रही है और कई घरों के चिराग भी, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ये बड़ा हादसा जो है हाड़ौती में आज देखने को मिला है। बेहद दुखद घटना है अपना आप में। तमाम लोग स्तब्ध हैं। ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से पूरे इलाके में एक तरह से सनसनी सी फैल गई है, मातम का माहौल है। जैसे ही नदी में से कोई लाश निकल रही है तो रुलाई फूट रही है, लोगों में जो है गमगीन माहौल यहाँ पर हो गया है। ग्रामीणों को भी सबक लेने की जरूरत है कि इस खतरनाक सफर को वो क्यों तय कर रहे हैं, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल करके इस तरह का सफर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे घटनाक्रम के बाद किस तरह से जांच होती है और किस तरह से जो है पूरा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो कोटा से मजीद तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। उन्होंने देखा वहां पर कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन माफ कीजिएगा, जारी है और अब तक 11 डेड बॉडीज निकाली गई हैं। 3 से 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, मराठा रिजर्वेशन की बात करेंगे जिस पर मीटिंग होने वाली है। मराठा रिजर्वेशन के मामले पर मुंबई में कुल जमाती मीटिंग शाम 6:30 बजे होगी। वजीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में ये मीटिंग होगी जिसमें हिजब इख्तिलाफ के लीडर देवेंद्र फडणवीस भी शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि रिजर्वेशन को लेकर हो रहे मुजाहिरों को रोकने के लिए हुकूमत ने अपील की है, जबकि बीजेपी का मौक़िफ़ है कि वो रिजर्वेशन को लागू करने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी का साथ देगी। तो मराठा रिजर्वेशन के मामले पर मुंबई में कुल जमाती मीटिंग आज होने वाली है और इस मीटिंग का वक्त शाम 6:30 बजे दिया गया है। वजीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में ये मीटिंग होगी जिसमें हिजब इख्तिलाफ के लीडर देवेंद्र फडणवीस भी शिरकत करेंगे। रिजर्वेशन को लेकर मुजाहिरों को रोकने के लिए हुकूमत ने भी अपील की है, जबकि बीजेपी का मौक़िफ़ है कि वो रिजर्वेशन को लागू करने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी का साथ देगी। प्रशांत पांडे हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। 6:30 बजे माफ कीजिएगा, सर्वेश तिवारी हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, ये बताइएगा 6:30 बजे मीटिंग होने वाली है क्योंकि कुल जमाती मीटिंग होगी, सभी पार्टी के लीडर इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ तमाम पार्टियों की जानिब से रखा जा सकता है, किस तरह की मीटिंग होगी और रिजर्वेशन के मामले में इस मीटिंग को कितना अहम समझा जा रहा है? देखिए, पूरा मामला इस समय जो कोरोना का संकट, इस महामारी का जो काल चल रहा है महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में, इसी बीच चल रहा है महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में। इसी बीच जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी थी और कोई फैसला अब तक फिलहाल नहीं आया है, लेकिन जो मराठा का पूरी डिमांड थी साल 2014 से ही इस पूरे मामले को लेकर एक रुख नई सामने आई थी। मुंबई हाईकोर्ट का एक फैसला आया, उस हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल जो पूरा मामला है अब तक उसकी कोई भी नई सूरत नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस संकट काल में भी जो मराठा समाज है वो अपनी डिमांड को लेकर बाकायदा अड़ा हुआ है और इसी
डिमांड को लेकर मराठाओं का एक रोष जो पहले देखा जा चुका है महाराष्ट्र में, एक बड़ा आंदोलन जो दिखाई दिया था, वो आंदोलन फिर से प्रखर रूप में सामने न आए, उसी को लेकर एक आज अहम बैठक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जो विपक्षी दल है, देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम विपक्ष के नेता और सत्ताधारी पक्ष दोनों के बीच मुंबई के जो सह्याद्री गेस्ट हाउस उसमें 6:30 बजे बुलाई गई है। लेकिन इसमें एक ताजा जानकारी और ये भी है कि मराठा आरक्षण समाज को जो है इस पूरे मामले को लेकर आने वाली जो 23 सितंबर की तारीख है, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जितने भी मराठा आरक्षण से जुड़े जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, नेता हैं, वो सभी एक राउंड टेबल बैठक करने वाले हैं और ये महाराष्ट्र की अब तक सबसे बड़ी बैठक कही जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी लोग, जितने भी संस्थाएं मराठा आरक्षण को लेकर अब तक लड़ाई लड़ती रही हैं, वो शामिल होने वाली हैं। और इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि अब तक महाराष्ट्र को जितने भी एमपीज रिप्रेजेंट करते रहे हैं 48 के तकरीबन, वो सभी एमपीज जो है लोकसभा में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपनी सहमति जताकर केंद्र सरकार से मांग करें और वो पारित करवाएं। साथ ही 181 जो विधायक है वो मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो महाराष्ट्र सरकार से अपील करें ताकि ये आरक्षण उन्हें जल्द से जल्द मिले। लेकिन क्योंकि मामला पूरी तरह से न्यायालयीन है और इस मामले में ना तो सत्ताधारी पक्ष कोई अपनी भूमिका प्रखर रूप से मुख्य स्पष्ट रूप से रख सकती है, ना ही विपक्ष उन पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकता है, क्योंकि जब साल 2014 में एनसीपी कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार थी, उस समय इसे पास जरूर किया गया था आरक्षण देकर, लेकिन फिर जाके इसमें कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसके बाद जब बीजेपी शिवसेना सरकार में आई, उसके बाद भी दोनों सरकारों ने इसे पास किया, लेकिन फिर भी मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में कामयाबी मिलने के बाद सीधे इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या होना है वो अभी देखना बाकी है, लेकिन मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले जो कम्युनिटी है, पूरी जो संस्थाएं हैं तमाम, उनका साफ कहना है कि इस बारे में सरकार एक अध्यादेश लाकर इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करे और उन्हें चाहे नौकरी हो, चाहे एजुकेशन हो, बाकी अन्य सुविधाएं, उसको लेकर आरक्षण देने की पहल सरकार स्पष्ट रूप से करे। लेकिन सर्वेश, इससे बात ये साफ है कि रिजर्वेशन को लेकर कुछ बातचीत इसमें नहीं होगी, बल्कि रिजर्वेशन को लेकर जो एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उससे बढ़ने ना दिया जाए, इस पर फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ एहतियाती तौर पर इकदाम किए जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी? सना जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मेरा भी अनुमान और जो खबर आ रही है उसको यही जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में जो इस समय सरकार है, 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार, इस संकट का जो दौर है कोरोना का, इस संकट के दौर में वो पूरी तरह से कोशिश यही करेगी कि कम से कम ये जो गंभीर समस्या इस समय है महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में है, इस समय कम से कम मराठा समाज और जो आरक्षण को लेकर उनकी डिमांड है, इस समय किसी प्रकार का आंदोलन ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई मोर्चा ना निकले। इसीलिए विपक्ष को भी बुलाया गया है और देवेंद्र फडणवीस भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, जो विपक्ष के बीजेपी की ओर से नेता है। 6:30 बजे बैठक शामिल होगी। अब 6:30 बजे के बाद जब तकरीबन 1 घंटे कह सकते हैं या पौने घंटे जब मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से, सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष पार्टी की तरफ से क्या कुछ बहस हुई, क्या कुछ आपस में बातचीत हुई, उसको लेकर बात सामने आएगी। जी, बेहद शुक्रिया सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए कि रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन की आग कब से भड़की है और साथ ही साथ ये मामला किस हद तक आगे बढ़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। किसानों से जुड़े 3 अहम बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिए गए हैं, सरकार इन्हें पास कराने की तैयारी में है। आज बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये बिल किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है, जिस पर कांग्रेस सियासत कर रही है। इस पार्लियामेंट में 3 किसानों के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बिल्स आए हैं। एक तो कल लोकसभा में चर्चा होकर पारित भी हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसी तरीके से फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद किसान को आजादी होगी। आप बताइए आज की स्थिति क्या है कि ये 150 गांव हैं, इसी अनाज मंडी में जा सकते हैं, इसके बाहर जा नहीं सकते। उनको शुल्क दो, उनको लाइसेंस दो और उसके बाद स्टेट का बैरियर नहीं क्रॉस कर सकते, विद इन डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? फिर उसी तरीके से
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई नमूना नहीं है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल अब आएगा, रिटन समझौता होगा, समझौता उत्पाद पर होगा, जमीन पर नहीं। तो ये सारी बातें मैं कहूंगा, ऑल दीज 3 बिल्स, ये तीनों बिल बहुत ही क्रांतिकारी बिल हैं, किसानों की जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलेगी। लेकिन कांग्रेस का झूठा चेहरा एक तरफ अपने मैनिफेस्टो में लिखना, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किसानों की चिंता कर रहे हैं, तो वह किसानों को बरगलाने के लिए, धोखा देने के लिए, उनको गुमराह करने का काम आज इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहा है, जो बहुत ही दुखद है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में किसान आगे आएंगे और पार्लियामेंट इसको पास करेगी, उसका इसको लाभ मिलने वाला है। इस लाभ को किसानों के लिए हम समर्पित भी करते हैं, और मैं यही आपको बताने आया हूं कि आपके माध्यम से देश के किसानों को जो प्रगतिशील एक्ट के माध्यम से जो परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वह आपकी तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, और देश के किसानों के हालात में मूलभूत परिवर्तन होगा, और उसका उत्पाद का उसको उचित ही नहीं, अच्छा दाम भी मिलेगा। इस बात को हमको समझना। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अहम अर्जदाश्त दाखिल की गई है। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा की अर्जदाश्त को कबूल करते हुए अदालत ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है। आलम पाशा ने तशद्दुद के वाक़े से पहले सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए तौहीन आमेज खाके की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है। आलम पाशा ने कहा कि एक मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए सोशल मीडिया में इश्ताल अंगेज और तौहीन आमेज खाका पोस्ट करने वाले मुलजिम नवीन के पीछे कौन है? क्या सियासी जमातों के IT सेल ने यह खाका तैयार किया है, या फिर किसी तंजीम या किसी दूसरे मुल्क से ये तौहीन आमेज खाका भेजा गया है? इस पूरे मामले की CBI की मदद से जुडिशियल जांच की जानी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस क्रिमिनल पिटीशन को कबूल करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। ये सिर्फ DJ हल्ली या KJ हल्ली, यानी जो बेंगलुरु का पुलिस के साथ निकालने वाला, इन्वेस्टिगेशन करके उसका पीछे क्या है करके देखने का नहीं है करके हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया। उसके लिए क्रिमिनल पिटीशन 482 में इंक्वायरी मांगा। वो इंक्वायरी में DYSP CBI के ऑफिसर के साथ बेंगलुरु के लर्नेड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ओपन पब्लिक हियरिंग रखने की मांग किया। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट 11 सितंबर यानी लास्ट फ्राइडे होम डिपार्टमेंट को नोटिस भी जारी किया, और मेरे ग्राउंड में यही लिखा हूं कि भाई कांग्रेस के MLA के दोस्त है और माना हुआ एक्सेप्टेड अग्रीड एडमिटेड दोस्त है, उन्होंने बोल के पोस्ट निकाले। जो पोस्ट जब तक था, जब तक मूर्ति नहीं बोले वो पोस्ट नहीं निकला। तो ये कौन बोल के डाले? क्या भाजपा से हुआ, क्या कांग्रेस वाले ही बोले? तो ये तो सिर्फ पूरा मालूम होता है जो इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये काम किया, और मुसलमानों को इकट्ठा करना, वोट लेना। वो किसके खून से? तो कितने आदमी मरे, कितने आदमी करे, इतने बहकावे में कितने लोग बहकावे में आ गए, और ये बहकावे से कितना लोग अभी जेल में हैं। NIA और महकमे इनकम टैक्स ने श्रीनगर शहर में मुतादिद मकामात पर मुश्तरका छापे मारे। NIA ने श्रीनगर के डलगेट, सोरा और गोगजी बाग इलाकों में छापे मारे हैं। डलगेट में एक मशहूर होटल पर छापा मारा गया, जबकि सोरा में BEd कॉलेज पर छापा मारा गया। पुलिस और CRPF ने इन छापों के दौरान NIA और महकमे IT की टीमों की मदद की। छापे कई घंटों तक जारी रहे और जराये के मुताबिक इन छापों के लिए मुतादिद हसास दस्तावेजात बरामद किए गए। इन छापों में मुतादिद हसास दस्तावेजात बरामद किए छापामारी गए। जारी रही। यहाँ पे अगर हम बात करें डलगेट और सोवरा इलाके में NIA के छापे पड़े। यहाँ पे दिन में जो डलगेट का एरिया है वहाँ पे होटल पाइन स्प्रिंग जो है वहाँ पे NIA का छापा पड़ा है। बताया जाता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार का होटल है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिन भर यहाँ पर तलाशी कार्रवाइयाँ NIA की चालू रहीं और जो दस्तावेज़ात हैं या बैंक डिटेल्स है उनकी जाँच की
गई और जो बाकी जो मटेरियल होता है जैसे फाइनेंशियल जो मटेरियल होता है उसकी जांच की गई। तो पूरी तरह से दिन भर यहाँ एनआईए ने जो हमारे ज़राए कह रहे हैं, ज़राए के मुताबिक काफ़ी सारे जो ऐसे दस्तावेज़ात हैं जो एनआईए के हाथ लगे हैं यहाँ पे, जो उन्होंने अपने साथ ही लिए हैं। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि वक्फ बचाओ तहरीक के सदर शमशी का बयान आया है। शमील शमशी ने बयान दिया है। वसीम रिजवी की कोरोना रिपोर्ट के ताल्लुक से ये बयान सामने उनका आया, क्योंकि कुछ देर पहले हमने खबर आपको दिखाई थी कि वसीम रिजवी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वक्फ बचाओ तहरीक के सदर शमील शमशी ने कहा है कि वसीम रिजवी की कोरोना रिपोर्ट सीबीआई से बचने का एक हरबा है, बहाना है। सीबीआई के खौफ से वसीम रिजवी ने ये कोरोना का बहाना बनाया है। शिया वक्फ बोर्ड के ऑडिट के बाद वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ी थी, इसलिए शमील शमशी का कहना है कि वसीम रिजवी ने कोरोना रिपोर्ट सीबीआई से बचने के लिए बनवाई है। शिया वक्फ बोर्ड के ऑडिट के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ी थी। अहम हक़ायक़ सामने आने के बाद घबरा कर बनवाई है कोरोना रिपोर्ट। ये तमाम बातें कही हैं शमील शमशी ने। वसीम रिजवी के खिलाफ बदनामियों के अहम सबूत मिलने के बाद मुश्किलों में वसीम रिजवी हैं। कुछ देर पहले पिछले बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि वसीम रिजवी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इस खबर पर वक्फ बचाओ तहरीक के सदर शमील शमशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये कोरोना रिपोर्ट सही नहीं है, बल्कि वसीम रिजवी की कोरोना रिपोर्ट सीबीआई से बचने का एक हरबा है, एक तरीका है, बहाना है। सीबीआई के खौफ से वसीम रिजवी ने ये कोरोना का बहाना बनाया। तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। तारिक कमर, कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि वसीम रिजवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब वक्फ बचाओ तहरीक के सदर शमील शमशी इसी खबर पर कह रहे हैं इस पर कि वो दरअसल एक बहाना इख्तियार कर रहे हैं, कोरोना रिपोर्ट नहीं बल्कि वो सीबीआई से बचने के लिए यह हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सना, ये आप हमारे नाज़रीन को बताती रही हैं, हम भी इस अंदाज की खबरों पर पहले काम करते रहे हैं। तो देखिए ये जो कजिया है ये बहुत पुराना है, और जाहिर है कि ऑडिट जो शुरू हुआ है तो ऐसे बहुत से औकाफ हमारे सामने आए हैं जिनको वक्फ बोर्ड से निकाल दिया गया था। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि कुछ भी रिपोर्ट शमील शमशी के मुताबिक अभी तक वाज़ेह की जा रही हैं, तो हम उस रोशनी में कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें वसीम रिजवी पर सीबीआई का शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है। उनके खिलाफ कार्रवाई के इम्कानात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी पेश नज़र शमील शमशी ने ये बयान दिया है कि देखिए ये जो कुछ भी कोरोना रिपोर्ट वसीम रिजवी की तरफ से दाखिल की गई है ये सही नहीं है। हालांकि देखिए ये इल्ज़ाम है, और जो वसीम रिजवी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उन्होंने बाकायदा तौर पर मेडिकल चरक से वो रिपोर्ट पेश की गई है। तो देखिए ये मामला जो है इसको मुख्तलिफ जावियों से देखने की जरूरत है। बिलाशुबा वसीम रिजवी ने जो कुछ कारगुजारियां अपने दौरे इख्तिदार में की हैं चेयरपर्सन रहते हुए, उस पर बहुत तनकीद होती रही है, लोग मशहूर निगाहों से देखते रहे हैं और मुसलसल इल्जाम लगाए जाते रहे हैं उन पर। बिलखुसूस मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने इसी तहरीक की नुमाइंदगी क़यादत करते हुए ये कहा था कि वसीम रिजवी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और ये आदमी बदनवानियां फैलाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इस अंदाज की बातें माजी में भी की जाती रही हैं, और आज भी जो बयान शमील शमशी का आया है उसने ये बात साबित कर दी है बयान के तौर पर कि वसीम रिजवी अब वो मुश्किलात में है, और वो किसी भी वक्त उनके ऊपर शिकंजा जो है वो सख्त हो सकता है, कसा जा सकता है। तो इस पर नजर बनाए हुए हैं हम। तारिक कमर, शमील शमशी पहले शख्स हैं जो कोरोना की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये सिलसिला दराज हो सकता है? कई और नाम होने वाले हैं, आगे सामने आएंगे वो जो कहेंगे कि भाई नहीं ये रिपोर्ट गलत है, और दरअसल इन्होंने बचने के लिए ही ये हरबाई तरीका इख्तियार किया। ये सवाल बहुत अहम है सना, और इस सवाल के जवाब में मैं ये आपको बता दूं कि देखिए शमील शमशी इस एतबार से पहले शख्स हैं कि उन्होंने इस जरूरत का इजहार किया है कि उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन इस अंदाज की सोच रखने वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने ये मामला सामने आते ही जैसे ही रिपोर्ट वसीम रिजवी ने सोशल मीडिया पर वायरल की, लोगों को भेजी, तो उन्होंने फौरन कहा कि ये कहीं ना कहीं जो अब इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है उससे बचने की एक तदबीर है, एक हरबा है। तो ये देखिए इस अंदाज के ख्यालात का इजहार तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर बयान जारी करना, तहरीरी शक्ल में दे देना जो है ये अपने आप में
ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वसीम रिजवी के लिए अब उत्तर प्रदेश में जो जमीन है वो तंग होती जा रही है, क्योंकि देखिए उन्होंने एक कोशिश की थी कि उनकी बहाली हो जाए उसी मनसब पर जिस पर वो फाइज थे पहले चेयरपर्सन की हैसियत से, लेकिन वो भी उनका काम नहीं हो पाया है। और ये भी देखा हमने कि गुज़िश्ता दिनों मुसलसल लखनऊ से बाहर के अखबार उनके रहे, इसी हवाले से कोशिशों में मसरूफ थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, पूरा ताउन कर रहा हूँ, ताहम अभी तक जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये वसीम रिजवी की मुश्किलात में इजाफा यकीनी तौर पर होना है, क्योंकि ऑडिट में जिस अंदाज के इंकशाफात अभी तक वाज़ेह हुए हैं जी, वो यही बताते हैं कि मुश्किलें कहीं ना कहीं वसीम रिजवी के लिए बढ़ती जा रही हैं। सना जी, मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कंगना रनावत ने जया बच्चन पर एक बार फिर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए जया बच्चन से पूछा है कि कौन सी थाली फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें दी। कंगना ने लिखा कि छोटे छोटे रोल के लिए उन्हें पापड़ बेलने पड़े। कंगना ने दावा किया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को निस्वानियत का सबक सिखाया। उन्होंने अपनी थाली में हुब्बुल वतनी और खवातीन पर मबनी फिल्मों को सजाया। ये मेरी अपनी थाली है, आपकी नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस को लेकर है। 30 सितंबर को अदालत फैसला सुनाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई लीडर इस केस में मुलजिम हैं। मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। 49 मुलजमीन के माफ कीजिएगा 49 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई की जानिब से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में जो 40 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी उनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई लीडर हैं। अब इस पूरे मामले पर अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सीबीआई की जानिब से 49 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जो कि बीजेपी के लीडरान हैं, ये मुलजिम थे। अब अदालत 30 सितंबर को इस मामले पर फैसला सुनाने वाली है। और आपको बता दें इसी के साथ अब बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस से जुड़ी हुई खबर मजीद ये है कि 30 सितंबर को सीबीआई की खुसूसी अदालत फैसला सुनाएगी। सीबीआई के खुसूसी जज एस.के. यादव फैसला सुनाएंगे। तमाम मुलजमीन को अदालत में हाजिर रहने की हिदायत दी है। इस खबर पर मजीद अपडेट देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है तारिक कमर। 30 सितंबर को अदालत बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में फैसला सुनाने वाली है और ऐसे में क्या लगता है कि जो बीजेपी लीडरान हैं, जिन अहम नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साथ ही तमाम अगर मुलजमीन की हम बात करेंगे तो 49 उनकी तादाद है जिनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। बीजेपी लीडरान की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। देखिए सना, ये जाहिर है कि कजिया जिस वक्त से मंदिर मस्जिद का फैसला आया है उस वक्त से इसकी रफ्तार सुस्त भी हुई और इसमें लोगों की दिलचस्पी भी कम हुई। बिलाशुबा जो लोग मोरिद इल्जाम हैं मस्जिद शहादत के लिए, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे थे, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुसलसल हाजिरी दर्ज भी की जा रही थी और समाअत की जा रही थी। लेकिन अब देखिए 30 सितंबर का वक्त है और उसमें इम्कानात यही है कि 30 सितंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। ताहम देखिए बीजेपी के जो लीडरान हैं उनसे भी हमारी बात हुई और जो दूसरे पक्ष से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो इस कजिए से मुसलसल राब्ते में रहे, जुड़े रहे, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने देखिए दिलचस्पी का इजहार इतना नहीं किया। वो कहीं ना कहीं उस दूसरे तबके में एक मायूसी का इजहार है, एक मायूसी की लहर जरूर है। लेकिन बीजेपी के भी कुछ लीडरों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तमाम लोग जो हैं ये अदालत से बाइज्जत बरी किए जाएंगे और अगर इल्जामात लगे भी तो बहुत मामूली सी कुछ, मतलब जैसे कि माजी में हम देखते रहे हैं। तो देखिए बुनियादी बात यही है कि अदालत का फैसला है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। अभी हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि क्या फैसला आएगा, किस अंदाज की सजा सुनाई जाएगी या इनको बरी किया जाएगा। ताहम इतना जरूर है कि एक जो तबका है उसमें एक हम देखते हैं कि हौसला ज्यादा है और जो दूसरा तबका है जो मस्जिद के दायरे के नुमाइंदगी करता रहा, मुकदमात में शामिल रहा, दूसरे तमाम मामला देखता रहा, उसकी दिलचस्पियां अब किसी कदर तना कम होती नजर इस हवाले से आई है कि क्योंकि एक बड़ा फैसला हो चुका है और उस अदालत के फैसले का एहतराम सब लोगों ने किया है। मंदिर बनने की राहें हमवार हो चुकी हैं। तो देखिए ये जो मुख्तलिफ सिमतों में सफर करता रहा ये मुकदमा और हमने जी तारिक
देखा कि जिस अंदाज से इस मुकदमे की समाअत की गई, जिस अंदाज से फैसला आया, जो पहले जोशो खरोश लोगों में देखा जाता था, एक तवील सिलसिला है, एक पूरी तारीख है, लेकिन अब ये भी जाहिर है कि तारीखी लम्हा होगा, इस पर लोग नजर बनाए हुए हैं। ताहम मैंने जैसा कि अभी अर्ज किया कि जो बरसर इख्तिदार लोग हैं वो कहीं से मायूस नजर नहीं आते हैं, वो आज भी वही उसी अज़्म का इजहार करते हैं जैसा कि माजी में किया जाता रहा है। और जो मस्जिद से मुताल्लिक लोग हैं वो बड़े मतलब मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। उनका कहना यही है कि नहीं, हमने हमेशा अदालत के फैसले का एहतराम किया है और इस हवाले से भी हमारी नज़र अदालत पर जरूर है और हम चाहते हैं कि जो गुनाहगार हैं, जो शहादत के मुल्ज़मीन हैं, मुजरिमीन हैं, कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। तो जी, अब देखना ही होगा कि अदालत क्या कुछ 30 सितंबर को फैसले सुनाती है। बेहद शुक्रिया तारिक कमर तफसीली जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं पर